नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी प्रेम एक कल्पना या हकीकत। करवा चौथ से एक दिन पहले मैंने सोचा कि करवा चौथ व्रत की महिमा को दर्शाता हुआ एक लेख लिखा जाए, क्योंकि यह त्योहार सुहागिनों के दिल के बहुत करीब और महत्वपूर्ण होता है, जिसका वो वर्ष भर इंतजार करती हैं। इस दिन सभी सुहागनें एक बार फिर से दुल्हन सी सज धज कर चौथ माता से अपने पतियों की सलामती, लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पति चाहे प्यार मान सम्मान दे या ना दे, तिरस्कार करे या धिक्कारे, लेकिन उनकी पत्नियां इस दिन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से जरूर रखती हैं। मैं करवा चौथ की महिमा का वर्णन कर ही रही थी, तभी हमारे घर के झाड़ू पोछा बर्तन आदि की मालकिन, जो कि परमानेंट मालकिन, नीलम ने अपनी अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों के लिए अपना कार्यभार रज्जो को सौंप दिया था और उसने नीलम की तरह ही घर का कार्यभार संभाल लिया था। करवा चौथ से एक दिन पहले अपना सारा काम समाप्त कर रज्जो मेरे पास आकर बोली, दीदी कल करवा चौथ है, 2 दिन नहीं आऊंगी। 2 दिन क्या करोगी? कल का व्रत है, कल मत आना बस। मैं अपना लेख लिखने में व्यस्त बिना उसकी तरफ देखे बोली, नहीं दीदी, वो रिंकी के पापा जैसे तैसे तो आएंगे, तो अगले दिन की छुट्टी हो ही जाएगी। रज्जू सकुचाते हुए बोली, जैसे तैसे मतलब? मैंने लिखना बंद कर उसकी तरफ देखा। और क्या बच्चों के पिता तुम्हारे साथ नहीं रहते? मैंने पूछा। जवाब में शब्द नहीं, लेकिन आंखें सब बोल गईं। उसके कांपते होठ, सजल परंतु निर्जीव सी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। खैर, मुझे अपना लेख पूरा करना था, तो ज्यादा पूछताछ किए बिना ही मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए हाँ कर दी। परंतु ये क्या, करवा चौथ के अगले दिन ही रज्जो काम पर लौट आई। मैंने थोड़ा चकित होते हुए पूछा, रज्जो, तुमने तो आज की भी छुट्टी ली थी ना? क्या रिंकी के पापा नहीं आए? मेरे सवालों का उत्तर देने के बजाय वह बालकनी में जाकर नीचे गली में खेल रहे अपने बेटे को बिना किसी बात के जोर जोर से डांटने लगी। नीलम, जो कि वहां रज्जो के बेटे के साथ खेल रहे अपने बेटे को बुलाने आई थी, रज्जो की आवाज सुनकर ऊपर आ गई। किसी का गुस्सा बच्चे पर क्यों उतार रही है? कहते हुए नीलम ने एक झटके से जैसे ही उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया, उसको देखकर मैं ठिठक गई। आंसुओं से भरी लाल लाल आंखें, सूखे होठ, मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मैंने गंभीर होते माहौल को सहज करते हुए पूछा, अरे, करवा चौथ का उपवास अभी तक रखा है क्या? कुछ खाया पिया नहीं अभी तक? देख, तेरा मुंह कितना सूख रहा है। अरे दीदी, यह कुछ नहीं बताएगी, नीलम बोली। इस बीच रज्जो मशीनी गति से अपना काम निपटाने में जुट चुकी थी, परंतु उसके काम करने के तरीके से उसके मन के अंदर का शोर मुझे सुनाई दे रहा था। उसकी उदास मगर बोलती आंखें मुझे थोड़ा परेशान कर गईं। मैंने नीलम से पूछा, इससे अचानक क्या हुआ? व्रत से पहले तो बहुत खुश थी। सब बताती हूँ दीदी। नीलम मेरी तरफ आंखें मिचकाते फुसफुसाते हुए आई और मेरे समीप ही बैठ गई। वह हमारे घर की रसोई से लेकर सफाई तक के सभी कार्यों की मालकिन है और मुझ पर तो ऐसे अधिकार जमाती है कि जैसे मेरे पिछले जन्म की माँ हो। और एक विशेष बात उसकी कि जब तक मुझे पूरी सोसाइटी, आस पड़ोस अपनी पराई रामगाथा न सुना ले, तब तक उसे चैन न मिलता। और आज तो उसे उसके लिए शायद महत्वपूर्ण विषय मिल गया था, मुझे सुनाने के लिए। इस बीच रज्जो चुपचाप मुंह में दही जमा अपना काम समाप्त कर चुकी थी। नीलम ने झटपट दरवाजा बंद किया और वापस आकर कारपेट पर आराम से बैठ गई। पता है दीदी, बेचारी रज्जो के साथ क्या हुआ? बेचारी? मैंने दोहराया। हाँ, लग तो कुछ ऐसी ही रही थी। आज तो उसकी हालत देखकर मैं भी डर गई।
तो दीदी इसके बारे में मैं आपको सब बताती हूँ, आप आराम से यहाँ सोफे पर बैठो। और फिर उसने मेरे सभी पेपर व अन्य सामान समेट एक तरफ रख दिए। मैंने भी बिना नानुकुर किए उसे सब करने दिया और सोफे पर ही कुछ देर आराम करने की सोचते हुए नीलम से रज्जो की कहानी सुनने लगी। अब नीलम ने जो रज्जो की कहानी सुनाई वह उसी के शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। अरे दीदी क्या बताऊं, नीलम बताना शुरू करती है। जो इसका पति है ना, वो जब लगभग 19-20 बरस का रहा होगा, अपने गांव में रज्जो के पिता की फॉर्च्यून की दुकान पर काम करता था। ओह अच्छा, समझ गई। अब तो सुनाएगी कि रज्जो इस लड़के के, क्या नाम बताया इस लड़के का? मैंने आगे की कहानी का अनुमान लगाते हुए कहा। तभी नीलम जैसे मिठाई खाते खाते किसी ने मिर्ची खिला दी हो ऐसा मुंह बनाते हुए बोली, अरे दीदी अभी कुछ नाम वाम कहाँ बताया, पूरा किस्सा सुनो तो। अच्छा चल सुना, वैसे भी मुझे थोड़ी देर आराम करना है। और फिर मैं सोफे पर आराम से आंखें मूंद कर लेट गई और नीलम ने रज्जो के बारे में बताना शुरू किया। रज्जो के घर में रज्जो, उसका छोटा भाई, टुन्नू और पिता थे बस। माँ तो बेचारी के बचपन में ही चल बसी थी। पिता अपने खेती के काम में लगे रहते। एक ठीक ठाक सी परचून की दुकान थी। तभी परचून शब्द दोहराकर चुप हो गई और मेरी ओर ध्यान से देखने लगी। कुछ सेकंड जब वह बोली नहीं तो मैंने आंखों से बाजू हटाते हुए उसकी ओर देखा तो वो जोर से हंस पड़ी। मैं चेक कर रही थी कि कहीं आप सो तो नहीं गए, क्योंकि परचून शब्द पर आप हिले भी नहीं। अरे भाई मैं क्यों हिलती नीलम? परचून मतलब घर के खाने पीने के सामान की दुकान, मैं सुन रही हूँ, कहते हुए मैंने करवट बदली। नीलम जब भी कोई लोकल भाषा का शब्द बोलती तो उसे लगता मुझे उसका मतलब नहीं पता, और मतलब ना पता हो तो उसकी बात समझ कैसे आ सकती है। ठीक है दीदी, कहती हुई नीलम फुर्सत में बैठ गई। हाँ तो घर के बाहर उसकी परचून की दुकान थी। राजू की माली हालत ठीक न थी तो राजू के पिता ने रज्जो की दुकान की दुकानदारी और देखरेख के लिए रख लिया। अब वह हीरो के माफिक दिखने वाला छोरा दुकान पर बेशक बैठता हो, पर ध्यान हमेशा वहां से गुजरती मोटरसाइकिल या गाड़ियों पर रहती। जैसा वह दिखने में था वैसे ही हाई फाई उसके सपने। उसके पिता की बीमारी में घर द्वार ना बिकता तो ये नौबत ना आती। खैर, नीलम ने लंबी सांस ली। अब जब भी उसे मौका मिलता टुन्नू को बहला फुसलाकर दुकान पर बिठा देता और अपने दोस्त की मोटरसाइकिल कच्ची सड़कों पर दौड़ाता। और हमारी रज्जो कभी दरवाजे की ओट से कभी खिड़की से इस घुंघराले बाल वाले गोरे चिट्टे बड़ी बड़ी आंखों वाले छोरे को पागलों की तरह बस एकटक देखती ही रहती। हाँ तुझे तो सब पता है, तू वहां होती थी क्या? पूछकर मैंने अपनी जगी होने और नीलम की एक एक बात सुनने का प्रमाण दिया। हाँ दीदी, हम बचपन की सहेलियां हैं ना, घर में रज्जो और उसका छोटा भाई ही रहते थे बस। क्यों, रज्जो स्कूल नहीं जाती थी? मैंने आंखें बंद किए ही पूछा। काहे का स्कूल भी स्कूल, बस कक्षा 9 तक ही तो पढ़ी है, फिर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। ओह, पेरेंट्स पढ़ाई क्यों छुड़वा देते हैं लड़कियों की? मुझे खीज हुई। अब मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नीलम से कहा, नीलम मुझे तो रज्जो के साथ कल क्या हुआ, आज उसकी हालत ऐसी क्यों थी, बस यही जानना था। और तू है कि उसकी पूरी जन्म कुंडली मुझे बताने बैठ गई। लेकिन दीदी, किसी बात की शुरुआत ही पता ना हो तो पूरी बात समझ नहीं आती। तो मैं बस थोड़ी सी रज्जो राजू की बात कहाँ से शुरू हुई ये बताऊंगी, तो इसलिए आराम से आगे सुनो दीदी। मैं नीलम को भली भांति जानती हूँ कि अब जब तक यह रज्जो की पूरी कहानी नहीं सुनाएगी इसे चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन यह साधारण सी लगने वाली कहानी कैसे कैसे मोड़ लेगी यह मैंने नहीं सोचा था। एक दिन रज्जो घर की छत पर कंडे थापने के लिए तसले में गोबर भरकर ले जा रही थी कि तभी बीच में बात रोककर सुनिश्चित किया कि मुझे कंडे तसले आदि का मतलब पता है। तब मैंने उसे कहा, भाई मैं विलायत से नहीं आई हूँ, अलीगढ़ की हूँ, मुझे पता तो सब है,
तू आगे बता क्या हुआ। कहते हुए मैंने अपनी बाह आंखों पर फैलाई और सोफे पर आराम से लेट गई। हाँ दीदी चलो, आपको तो पता है, पर आजकल के बच्चों को तो हमारे ये देसी शब्द। नीलम की चिंता मेरे मन में भी खटकी, साथ में वह इस बारे में भी सोच सकती है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अरे तू उसकी चिंता मत कर, आने वाली पीढ़ी को जरूरत होगी तो ऐसे सभी शब्दों के अर्थ गूगल पर ढूंढ लेगी। मैंने नीलम को तो तसल्ली दे आगे बढ़ने को कहा। चल छोड़, हाँ तो कहाँ थी तुम नीलम। हाँ दीदी बताती हूँ। तभी राम जाने क्या हुआ, रज्जो को चक्कर से आए और ऊपर की सीढ़ी से लुढ़कती लुढ़कती धम्म से पटियन पर आ गिरी। ओह नो, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। तभी पटियन। नीलम ने फिर मेरी तरफ प्रश्नवाचक निगाह से देखा। अरे यार पता है पटिया मुझे, पहले तो इसी से छत और फर्श बिछते थे। तू रज्जो का हाल बता आगे, बहुत चोट लगी होगी रज्जो को तो। हाँ दीदी सुनो तो। अब जैसे ही रज्जो जीने जीने। नीलम ने आंखें बड़ी करते हुए मुझे देखा। हाँ हाँ बाबा पता है, सीढ़ियां, आगे बताना, मैंने कहा। जैसे ही जीने से गिरी, सारा गोबर उसके ऊपर। अब इतने ऊंचाई से गिरेगी तो सिर तो फटता ही ना, टांग टूटी वो अलग। और हाँ, हाथ की हड्डी भी तो चटक गई थी। हे भगवान, फिर? मैंने पूछा। अब रज्जो तो फर्श पर पड़ी चिल्ला रही थी, सिर से खून बहकर गोबर में मिल गया था, जिसे देख उसके छोटे भाई टुन्नू के तो हाथ पांव फूल गए और मदद के लिए राजू को आवाज लगाता हुआ दुकान की तरफ भागा और राजू को रज्जो के बारे में बताया। पर दुकान पर भी तो कोई चाहिए था ना, तो टुन्नू को दुकान पर बिठा राजू दौड़कर घर आया तो रज्जो की हालत देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सहायता कैसे की जाए। बहुत सारा गोबर रज्जो पर आ पड़ा था। उसने रज्जो को तसल्ली देते हुए सहारा दे उठने की कोशिश करने को कहा। जैसे ही रज्जो ने उठने की कोशिश की, वह दर्द से करा उठी, क्योंकि पैर की हड्डी दो जगह से टूट गई थी। गोबर में सिर से बहते हुए खून की कई सारी रेख सी बन गई थी, इसलिए सिर बहते खून को रोकना बहुत जरूरी था। राजू को समझ नहीं आया तो उसने झट से अपनी कमीज उतार उससे सबसे पहले सिर मुंह के गोबर साफ कर कमीज की एक बाजू फाड़कर रज्जो के सिर से बांध दी और थोड़ी देर सिर को दबाए रखा। धीरे धीरे उसका खून तो बहना बंद हो गया, लेकिन नीलम अचानक चुप हो गई। लेकिन क्या? बता भाई नीलम, मुझे रज्जो की चिंता सी हुई। बस यहीं से उन दोनों की बात बढ़नी शुरू हो गई थी दीदी, नीलम सीधे सपाट एक ही सांस में कह गई। तभी से? हाँ, रज्जो बता रही थी कि राजू ने उसे अपनी बाहों में उठाकर चारपाई पर लिटा दिया और उसका सिर ऊंचा रखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ न मिला। परंतु सिर से खून रोकने के सिर का ऊंचा रखना जरूरी था। जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो रज्जो का सिर अपने घुटनों पर रख लिया। यूं तो रज्जो अब तक दर्द से करा रही थी, लेकिन वह चाहती थी कि यह समय यहीं रुक जाए, ताकि वह राजू की बाहों में ऐसे ही लेटी रहे और राजू उसके दर्द में हमेशा ऐसे ही शामिल रहे। उसे लग रहा था जैसे कि आज वह दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है, जिसकी प्रार्थना भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली, क्योंकि उसने अपनी दूर की एक पढ़ी लिखी चाची से उपन्यास ला लाकर उनमें पढ़ा था कि प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। सोचते हुए अपने दर्द को तो भूल ही गई, परंतु उसकी आंखें दर्द से बोझिल हो बंद होने लगी थी। राजू को जैसे ही महसूस हुआ कि वह अचेत सी हो रही है, तो वह और ज्यादा परेशान हो उठा। इस समय दोपहरी में गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं बैठता। बाऊजी, रज्जो के पिता का भी कुछ पता नहीं, कहाँ होंगे इस समय, क्या करे क्या न करे, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने जल्दी से रज्जो के तितर बितर बिखरे बालों को समेटकर बांध दिया था, और जब वह उसके बालों को समेट रहा था, तब उस दिन उसने रज्जो के चेहरे को पहली बार इतने ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे कोई परी आसमान से घायल हो उसकी आगोश में आ गिरी है।
और अब लग कुछ पल रज्जू को ऐसे ही देखता रहा था। तभी रज्जू ने उससे पानी मांगा तो जैसे राजू की जान में जान आई। कुछ भी, तुझे क्या पता वो क्या सोच रहा था, और वो भी गोबर में लिपटी परी। मुझे हंसी आ गई। हाँ दीदी, राजू ने रज्जू को और रज्जू ने मुझे बताया सब। अब आप आगे सुनो। तभी परेशान टुन्नू वहां आ पहुंचा। जीजी ठीक है ना भैया, उसने राजू से पूछा। हाँ अभी तो पट्टी बांध दी है, शाम को डॉक्टर की दुकान खुलेगी तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहकर वह दुकान चला गया। और फिर कई महीनों तक रज्जू तो चारपाई से उठ न सकी। तब राजू ही उसकी माँ, राजू ही उसकी लाठी। तो जो प्रेम के बीज पड़े थे दोनों के मन में, उसका पौधा तो बनना ही था, सो बन गया। इस पौधों के फूलों की महक एक दिन रज्जू के पिता की नाक से जा टकराई। अब तो वो आग बबूला हो इस पौधे को पेड़ बनने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए रज्जू के ब्याह रूपी कुल्हाड़ी में धार देने लगे। अरे वाह नीलम, क्या बात है, तुम्हारी भाषा गजब। मैंने नीलम की तारीफ। सब आपकी सोबत का असर है दीदी। वह मुस्कुराई और बोली, आगे तो सुनो दी। राजू को काट कर फेंकने की धमकी दे उसे गांव से भगा दिया, और अब रज्जू हो गई घर में कैद। अरे सही में गांव में लोग अभी भी बहुत कट्टर हैं इन बातों को लेकर। मुझे अफसोस हुआ। सही में दीदी, नीलम बोली। पर कुछ ही दिनों में राजू ने अपने दोस्तों की मदद से एक प्लान बनाया और दोनों ने गांव छोड़ दिया और दिल्ली भाग आए। यहाँ दिल्ली में तो न जान न पहचान क्या करते। जैसे ही नीलम ने यह बोला मुझे लगा जैसे बुझती आग में किसी ने तेल डाल दिया हो। मैं एकदम उठकर बैठ गई। फिर? मैंने उत्सुकतावश पूछा। फिर क्या, न कहीं ठौर न ठिकाना। नीलम अपना सिर पकड़ते हुए बोली, और ऐसे लड़का लड़किन को किराए पे भी कौन कमरा देता। सही बात है। मैंने उसकी बात का समर्थन किया। पर दोनों ने अकल से काम करो। एक सिंदूर की डिबिया, चूड़ी और बिछिया खरीद के राजू ने रज्जू की चुपचाप मांग भर दी। अब चूड़ी बिछिया पहन के थोड़ी सी मांग भर के कमरा ढूंढा तो 1-2 दिन किसी धर्मशाला गुरुद्वारे में रहे। हे भगवान, मती मारी गई थी क्या इन बच्चों की, जो बिना सोचे समझे घर से ऐसे भाग आए। मैंने गहरी सांस भरते हुए कहा। वो तो शुक्र मनाओ कि राजू को एक बड़े परचून स्टोर पर काम मिल गया। दुकान के सेठ से ठौर ठिकाने के लिए मिन्नत की कि उसकी घरवाली घर का काम कर दिया करेगी, बस उसे और उसकी घरवाली को सिर छुपाने की जगह दे दें। सेठ की अनुभवी आंखों ने राजू को पढ़ लिया और अपनी कोठी में नौकर वाला कमरा, जो बहुत दिन से खाली पड़ा था, राजू को दे दिया। यह सुनकर मेरे माथे पर उभर आई चिंता की लकीरें गायब हो गई और मैंने सोफे से उठते हुए नीलम से कड़क सी चाय बनाने और खिड़की से पर्दा हटाने को कहा। नीलम खिड़की से पर्दे एक तरफ खिसकाकर चाय बनाने किचन में चली गई और मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी। सूरज महाराज अपना सारा उजाला समेट दूर क्षितिज में धीरे धीरे गुम हो रहे थे और अपने पीछे जो अंधकार खालीपन छोड़ रहे थे, न जाने क्यों वो सब मेरे भीतर समाता चला जा रहा था। तभी नीलम ने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए मुझे आवाज लगाई, दीदी चाय ले लो, ठंडी हो जाएगी। मैंने आकर सोफे पर बैठते हुए नीलम से ड्राइंग रूम की लाइट ऑन करने को कहा। फिर सारे घर की लाइट ऑन करते हुए उसने पूछा, आज भैया नहीं आए अभी तक दीदी? नहीं, आज वो दिल्ली से बाहर ऑफिस के काम से गए हैं, कल आएंगे, मैंने बताया। फिर तो बढ़िया है। आज बिट्टू और उसके पापा भी एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गए हैं। अब फुर्सत से आगे की सुनो, कहते हुए वहीं मेरे नजदीक कारपेट पर पलौथी लगाकर बैठ गई। हाँ तो दीदी, कहाँ पर थे हम? नीलम ने छूटी हुई कहानी का छोर देने को कहा। मैंने उसे रज्जू की कहानी का छोर पकड़ाया। किस्मत से राजू और रज्जू को घर और काम दोनों मिल गए। अब तो रज्जू अपने सपनों के राजकुमार और राजू अपनी सपनों की शहजादी को पाकर
सजीले जगमग सुनहरे सपनों के पंख लगाए। दोनों को लग रहा था जैसे कि वह दुनिया के सबसे खुशनसीब प्रेमी प्रेमिका हैं, जिनके प्यार को इतनी आसानी से मंजिल मिल गई। रज्जू सारा दिन सेठानी के घर का काम करती, लेकिन राजू काम के बीच में से ही किसी न किसी बहाने से अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में बुला उसे बाहों में जकड़ लेता। इसी तरह समय पंख लगा उड़ चला और साल भर ही रज्जू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अरे, इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में 2 बच्चे, मैंने कहा। अरे सुनो तो दीदी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। कहानी क्या, रज्जू की बर्बादी। ये प्रेम प्यार सारी उम्र का नासूर। बेचारी अब जब गृहस्थी बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे ना दीदी। वो तो है ही। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वही तो, इसलिए राजू ने रात को टैक्सी चलानी शुरू कर दी। फिर तो राम जाने उसे पैसा कमाने का क्या भूत सवार हुआ कि बीवी बच्चे की कोई फिक्र नहीं रही उसे। यदि रज्जू कुछ बच्चों की अपनी कोई बात करती तो अब बस एक ही बात उसकी जुबान पर होती कि जल्दी अमीर आदमी बनना है, बस, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजू की ऐसी बातें सुनकर रज्जू का कलेजा धक से हो जाता और बेबसी से बच्चों को देखने लगता, क्योंकि राजू ने अपने बच्चों को अभी तक मन भर के एक बार भी छाती से नहीं लगाया था। नीलम ने गहरी सांस ली। मेहनत करना तो ठीक है, लेकिन बीवी बच्चों को तो समय देना चाहिए था। राजू को प्यार किया था रज्जू से, जिसकी वजह से उस बेचारी ने अपना घर परिवार गांव सब छोड़ दिए। मेरे शब्दों और नीलम के चेहरे पर 1-2 दर्द के बादल उभर आए। बेवकूफ लड़की, अरे अपनी पढ़ाई पूरी करती तो। नीलम ने फिर मुझे बीच में ही टोक दिया। सुनो तो आगे दीदी। अब राजू ने किसी मैम की गाड़ी चलाने का काम पकड़ लिया और सेठ जी की दुकान छोड़ दी। अब तो दिन रात वो बस बाहर ही रहता। ओह नो, मेरे सामने एक बेबसी लड़की की तस्वीर आ गई। फिर वो पहले हफ्ते में, फिर 15 दिन, फिर महीने में घर आता और धीरे धीरे सब बंद कर दिया। रज्जो, बच्चों का खर्चा पानी, मैंने नीलम से पूछा। पैसे भिजवा देता था, साथ में खबर भी कि काम के सिलसिले से शहर से बाहर है। और एक दिन हमारे किसी परिचित ने बताया कि राजू ने उस गाड़ी वाली मैम से शादी कर ली। अरे ऐसे कैसे? मैं एक झटके के साथ उठकर बैठ गई, जैसे कि किसी बिजली के तार ने छू लिया हो। नीलम ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ दीदी, रज्जू ने उसे बहुत मनाया, उसके पैरों में पड़ गई, बहुत रोई चिल्लाई, सारी कोशिश कर ली कि अपने बच्चों के लिए वापस आ जाए, लेकिन उस कमीने पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। पैसों की धौस दिखा रहा था कि हर महीने कुछ रुपए भिजवा दिया करेगा, पर रज्जू ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। अरे पागल है क्या ये? बिना पैसों के बच्चों को कैसे पालेगी? बस ऐसी ही दीदी, 5-6 घरों में काम करती है, पूरे दिन काम में पिसती रहती है, तब जाकर 10-12 हजार पड़ते हैं महीने के। सुनकर मेरे मुंह से आह निकल मुझ में ही गुम हो गई। अच्छा, अब तू यह बता कि इस करवा चौथ पर क्या हुआ और इसकी बात होती है क्या उससे? रज्जू बहुत खुश थी जब वह कल छुट्टी की बात करने आई थी। वो आया या नहीं? मैंने नीलम से एक साथ कई सवाल पूछ लिए। हाँ सुनो ना दीदी, बता रही हूँ। नीलम मेरे और नजदीक आ गई। अब उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने इधर उधर देखा कि उसकी बात मेरे अलावा कोई और तो सुन नहीं रहा। हालांकि घर में मेरे अलावा और कोई था भी नहीं, परंतु किसी की बहुत निजी बात बताते समय अक्सर उसके हाव भाव ऐसे ही हो जाते हैं। इन दोनों की गांव से भागने में जिसने सहायता की थी, वो रज्जू की बात कैसे न कैसे राजू तक पहुंचा देता है। उसी से इसने मिन्नतें की कि इस करवा चौथ पर किसी भी तरह उसको मनाकर रज्जू के पास बस उसका व्रत खुलवाने के लिए भेज दे। और भगवान ने शायद इस अभागिन की सुन ली और वह आने के लिए मान गया। जब रज्जू को पता चला
तो आप मानोगे नहीं दीदी, ये तो खुशी से पगला गई। झट से शीशे पर जमी धूल को साफ कर न जाने कितनी देर तक कभी इधर से तो कभी उधर से अपने आप को निहारती रही। फिर गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्शों वाली रज्जू अपने सिर को पकड़कर वहीं जमीन पर जम गई, क्योंकि कड़ी मेहनत की मार और गरीबी धार के स्याह निशान उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगे थे। मैंने उसको बहुत समझाया कि चांद पर भी तो काले काले निशान दिखते हैं ना, फिर भी सभी सुंदरता की तुलना चांद से ही करते हैं ना पगली। और दूसरी बात, जब पूर्णमासी आती है तो चांद पर एक भी धब्बा नहीं दिखता, तो तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी जिंदगी की अमावस खत्म होगी और पूर्णमासी में सब जगमग होगी। जैसे तैसे उसको समझा बुझाकर उसका मूड ठीक किया, और वो अपनी सीमा है ना, ब्यूटी पार्लर काम जानती है, उसको बुला भेजा। और उसके थोड़े ही प्रयास से रज्जू के चेहरे में जो चमक आई, उसको देखकर मेरी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। ओए मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएगा, कहते हुए मेरे होठों को अपनी उंगलियों से बड़ी ही अदा से दबाते शर्माते हुए अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छिपा लिया। ओए होए, देखो तो कैसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है। मैंने उसे छेड़ा। चल हट, बहुत काम पड़ा है, बहुत सारी तैयारी करनी है कल की। चहकती थोड़ी लजाती हुई रज्जो बोली। पता है दीदी, बेचारी ने पूरे घर की सफाई की, मटर पनीर और उसकी पसंद की, आलू गोभी, आलू की कचौड़ी, छोले चावल सब बनाए, और मेरे घर से नई चादर तकिया के गिलाफ मांग कर ले गई थी। पूरा कमरा चकाचक करके कोने में एक स्टूल पर छोटे से फूलदान में खुशबू वाले फूल सजा दिए, और कुछ फूल तोड़कर पलंग पर भी बिखेर दिए। बच्चों को भी बहाने से अपने घर सोने के लिए बुला लिया। फिर मेरी उत्सुकता अब चरम सीमा पर थी। फिर आया या नहीं वो? नीलम से इस इंसान के बारे में सुनने मात्र से मेरा मन उसके लिए क्रोध और नफरत से भर गया, और जुबान उसका नाम तक लेना गवारा नहीं कर रही थी। एक वो रज्जू पकवान बना रही है उस निर्मोही धोखेबाज के स्वागत में, जिसने जिंदगी बर्बाद कर जीवन भर का दर्द दिया, उसके लिए सुहाग की सेज सजा रही है। यार, किस मिट्टी की बनी है ये? मैं अपने दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गई। अरे सुनो तो दीदी। नीलम को पता नहीं कौन सा रस आ रहा था, उसने सुनाना जारी रखा। वो साहबजादा आया अपनी बुलेट पर। अच्छा, आया था? पता नहीं अचानक मैं खुशी से क्यों उछल पड़ी। लेकिन देखो तो दीदी, बंदा आया तो, पर चांद निकलने तक कमरे के बाहर ही बैठा रहा। अब रज्जो कमरे के अंदर और वो बाहर ही बैठा रहा। रज्जो पानी लेकर आई तो बिना उसकी तरफ नजरें उठाए अपनी बोतल से पानी पी लिया। वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। तभी चांद भी निकल आया। मैंने अपनी पूजा करके रज्जो को छत से आवाज देकर बताया। वह पूजा का थाल लिए दुल्हन की तरह सजी धजी राजू के पीछे पीछे छत पर आ गई। दोनों ने चांद देखा। रज्जो ने जल चढ़ाया, पूजा की और राजू की आरती उतारी। फिर राजू ने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया। अरे वाह रज्जो, आज तो तू चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने राजू का ध्यान रज्जो की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। फिर मेरी उत्सुकता चरम पर थी। लेकिन दीदी, मजाल है जो राजू ने उसकी तरफ नजरें उठाकर एक बार भी देखा हो। मैंने स्थिति को भांपते हुए बात बदली। चलो अब दोनों खाना खा लो, सुबह से भूखी प्यासी रसोई में लगी हुई है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरी लक्ष्मी खाने पर इंतजार कर रही होगी, कहता हुआ राजू जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। उसको रोकने के लिए रज्जू भी उसके पीछे दौड़ी। और फिर दीदी, सीढ़ियों से जो वो फिसली, वो तो अच्छा हुआ मुंह सिर नहीं फूटा, पर बेचारी सुबह की भूखी प्यासी बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। मैं जब उसको होश में लाने के लिए उसका सिर हिला रही थी, तभी मेरी आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे पर पड़े तो उसके होठ फड़फड़ा उठे। राजू,
लेकिन राजू तो तभी मोटरसाइकिल पर सवार हो वहां से जा चुका था। मुझे बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन आंखों में नमी उतर आई थी। कुछ देर संभलने के बाद मैं स्वयं को रोक न सकी। रज्जो पागल है क्या? जब वह आदमी अपनी जिंदगी में मस्त है तो उसे भी सब कुछ भूल अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उसे पता है अब वह कभी उसके पास लौटकर नहीं आएगा, फिर क्यों उसका इंतजार करती है? मैं एक सांस में बोले जा रही थी। मैंने भी यही कई बार समझाया है उसे, फिर इन दोनों के फेरे भी नहीं हुए। बस ऐसे ही मांग भरकर मंगलसूत्र डाल दिया गले में। मंगलसूत्र नहीं, फंदा कहते हैं इसे। तभी कहते हैं लड़कियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, पर कुछ को समझ ही नहीं आती और जिंदगी बर्बाद कर बैठती हैं इस रज्जो की तरह। मुंह सिकोड़ते हुए मैंने कहा, दीदी मैंने रज्जो से बहुत बार बात की, लेकिन वह कहती है उसने राजू से सच्चा प्रेम किया है और वो अटल है। वो चाहे जैसा भी व्यवहार करे, उसका प्रेम रत्ती भर भी नहीं बदलेगा। तभी नीलम का फोन बज उठा। उसका बेटा और पति दावत से वापस आ गए थे और उसका मुख्य दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उसने फटाफट स्वयं को समेटा और चली गई। नीलम तो चली गई, परंतु मेरा मन बहुत अशांत दुखी हो गया था। आज पूर्णिमा की रात थी और मेरा बिस्तर हमेशा चांद की चांदनी में सराबोर रहता है। मेरे लिए दुनिया के सबसे प्यारे दृश्यों में एक दृश्य यह है कि मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई चांद से तब तक बातें करूं कि जब तक या तो मैं न सो जाऊं या चांद मेरी नजरों से ओझल न हो जाए। लेकिन आज तो ये पूर्णिमा का चांद भी मुझे कुछ बुझा बुझा प्रतीत हो रहा था। कोई किसी के प्रेम में इतना मजबूर कैसे हो जाता है कि कोई इतना दर्द दे, फिर भी। और किस मिट्टी के बने होते हैं, कहाँ से लाते हैं इतना प्रेम किसी के लिए कि उसका तिरस्कार भी हंसते हंसते गले लगा ले, पूरा जीवन उसी के बनकर गुजार दें। तभी मन के भीतर से आवाज आई, अरे पगली, हर युग का इतिहास शाश्वत अटल प्रेम गाथाओं से रचा बसा है। सोचते सोचते निद्रा मैया ने कब अपनी आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। अभी आप सुन रहे थे अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी प्रेम एक कल्पना या हकीकत।